नमस्कार विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं के लिए हम सरलता से उपलब्ध निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल और उसका हल लेकर के आए हैं। कुछ वीडियो को पहले ही अपलोड कर चुके हैं, कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझें, हल करें ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देख रहे हैं ताकि इससे अच्छे अपना नंबर बन सके, परसेंटेज अच्छे बन सकें। सभी अपने विद्यार्थियों, आपके साथियों को जरूर लिंक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम समझने वाले हैं अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में। तो आइए चलते हैं। इस पार्ट में से आपको 4 अंक आवंटित किए गए, अर्थात 4 नंबर के प्रश्न या ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में से आपको पूछे जाएंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन में से। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दे रखा है कि वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। वे द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, या तृतीयक उत्पादक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर आएगा प्राथमिक उत्पादक। वे उत्पादक जो सभी जीवों पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ब प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न दे रखा है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था। तो उनके लिए टाइगर क्या ऑप्शन दे रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन एवं वन प्रबंधन अधिनियम 1988, वन्य जीव अधिनियम 1986। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये लाया गया था वन्य जीवों के रक्षण हेतु 1972 में। तो ऑप्शन ब इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। नर्मदा नदी के ऊपर जो एक परियोजना बन रही है, सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ये इससे किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो आपको पता है कि नर्मदा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरात में जा रही है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो वन क्षेत्र है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नर्मदा नहीं जा रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं जा रही है, महाराष्ट्र में नहीं जा रही, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरात की ओर जा रही है। तो यहाँ मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन अ मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ हिंदी में एक शब्द दे रखा है शांत घाटी। ये प्रसिद्ध है साइलेंट वैली के नाम से, इंग्लिश में इसको साइलेंट वैली कहा जाता है, जो कि केरल में स्थित है साइलेंट वैली। तो शांत घाटी का संबंध इस केरल राज्य से। शांत घाटी की जगह आपको साइलेंट वैली शब्द भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा या कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो उड़ीसा राज्य में इसका पहला प्रस्ताव पास किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। ईंधन के लिए, स्थानांतरित के लिए, आवास के लिए और उद्योग के लिए। वनों को काटने का प्रमुख कारण पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो है वो स्थानांतरित कृषि के लिए हुआ था। यहाँ स्थानांतरित कृषि छूट गया है शब्द। तो स्थानांतरित कृषि के लिए वनों को काटा गया था पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। तो यहाँ ऑप्शन ब स्थानांतरित कृषि के लिए उत्तर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा स्थायी वन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वनों का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है भारत में। अगला चलते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान दे रखा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खाली स्थान जनजातियाँ पाई जाती है। तो यहाँ हमको लिखना है मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल जनजाति है जो कि छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, मुंडा और संथाल। अगला दे रखा है, भारत में सघन वन क्षेत्र खाली स्थान प्रतिशत है। भारत में सघन वन का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भारत में सघन वन का क्षेत्र जो है वो 12.2% है। याद रखिएगा, 12.2% सघन वन क्षेत्र है। अगला, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र खाली स्थान वन क्षेत्र है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में जो अधिकतर वन क्षेत्र हैं वो कौन से वन हैं? तो यहाँ पर अवर्गीकृत वन आएगा उत्तर इसका, अवर्गीकृत। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में जो ज़्यादातर वन का क्षेत्र है वो अवर्गीकृत वन है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खाली स्थान हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र, मतलब वन विभाग ने जो आंकड़ा पेश किया है उसके अनुसार देश के कुल जो वन क्षेत्र है उसके कितना हिस्सा उसका रक्षित वन क्षेत्र है? तो यहाँ 1/3 हिस्सा उसका जो है वो रक्षित वन क्षेत्र है। हम यहाँ पर इसके उत्तर में लिखेंगे खाली स्थान में 1/3 हिस्सा अर्थात 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खाली स्थान के पेड़ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खाली स्थान के पेड़ की किस पेड़ की पूजा करती है? ये मुंडा और संथाल जनजाति, तो ये जो है वो महुआ के पेड़, महुआ और कदम के पेड़ जो है उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ महुआ और कदम के पेड़ की ये पूजा करते हैं। इस खाली स्थान में महुआ और कदम का पेड़ आ जाएगा। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव खाली स्थान के लिए कार्य करता है। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव और छरित वनों के लिए कार्य करता है। छरित वन के लिए यहाँ पर आप उत्तर में आ जाएगा छरित वन जो कट गए वन खत्म हो गए वहाँ पर वापस से पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं ताकि फिर से वन घने बस जाएं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे होते हैं। इस पार्ट के हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। प्रश्न दे रखा है, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, तो बिल्कुल सही उत्तर है, चिपको आंदोलन हिमालयी वाले क्षेत्र में चलाया गया। अगला प्रश्न दे रखा है, सरिस्का बांध रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सरिस्का जो बाघ रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है विद्यार्थियों, ये जो है वो राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का बाघ रिजर्व, ध्यान रखिएगा, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में अलवर में स्थित है। तो ये ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा, सही है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। तो भारत में भी बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। बाघ के लिए भारत और नेपाल को इसका आवास स्थल माना जाता है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है वनों की रक्षा करने के लिए एक अधिनियम कानून पास किया गया, तो 1972 में ये लागू किया गया था, बिल्कुल सत्य है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित जो वन है वो सबसे मूल्यवान माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, सत्य ऑप्शन माना जाएगा। जो मूल्यवान वन होंगे उनको ही आरक्षित किया जाता है।
तो इस हिसाब से हमारे 27 पार्ट के पूरे होते हैं। अब बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी में दे रखा है बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, सर्वाधिक वन क्षेत्र, भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तो इधर बीज बचाओ आंदोलन के लिए ये नवोदयन ये इसके साथ में एक आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयन दोनों साथ में आंदोलन चलाए गए थे। एक ही अगला ऑप्शन दे रखा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई की रोकथाम के लिए चलाया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन, ये संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो सन 1988 में लागू किया गया था। ये हो गया दूसरा और यहाँ पर ये हो गया तीसरा। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये हो गया चौथा ऑप्शन, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया। ये हो गया पांचवा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये सही जोड़ी आप यहाँ पर लिख लेंगे सभी। अब चलते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। टिहरी क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र जहाँ पर आता है, वहाँ पर किसानों द्वारा आंदोलन चलाया गया था जिसको बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। बीज बचाओ आंदोलन किसानों द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लिखेंगे बीज बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न दे रखा है जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है। जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जो है वो जैव संसाधनों का विनाश जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है। सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है तो वो है चीता। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है, भूमि पर पाया जाने वाला। अगला प्रश्न देखा श्लेष और बर्न किससे संबंधित है। श्लेष और बर्न किससे संबंधित है। तो विद्यार्थियों ये स्थानांतरित कृषि के प्रकार है। अलग अलग राज्यों में इनको श्लेष या बर्न कहा जाता है। यहाँ हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि को झूम खेती नाम से भी जाना जाता है। कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ स्थानांतरित कृषि हम लिखेंगे। अगला प्रश्न विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है। जो विकासशील देश होते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण या मुख्य दोषी किसे माना जाता है। तो वो होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को इसका मुख्य दोषी माना जाता है क्योंकि उद्योग धंधे लगते हैं तो कई पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगल साफ कर दिया जाता है। तो औद्योगिकरण को इसका मुख्य दोषी माना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है टिहरी में किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम लिखिए। यहाँ पर हम एक आंदोलन का नाम लिखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसानों द्वारा चलाया गया पेड़ों की रक्षा करने के लिए। वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बड़ा ही प्रसिद्ध आंदोलन हुआ ये चिपको आंदोलन। तो ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। और अब विद्यार्थियों अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर जो कि पार्ट 4 है। इसमें अर्थशास्त्र कृषि। इसमें भी कुल 4 अंक आवंटित किए गए हैं अंक योजना के अनुसार। ध्यान से समझिए। सही विकल्प दे रखे हैं, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। कृषि एक व्यवसाय है। ऑप्शन में दे रखा है द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, और स दोनों। तो बताइए विद्यार्थियों कृषि कौन से क्षेत्र का व्यवसाय है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न दे रखा है कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है। कर्तन दहन प्रणाली व्यापारिक कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
कर्तन दहन प्रणाली जो है वो मतलब जैसे कहीं पर जंगल पेड़ों को काटना, वहाँ पर उस पेड़ों को जला देना, लकड़ी को, उस लकड़ी की राख को जो है वो खाद के रूप में उपयोग करना, खेती करना, फिर कहीं दूसरी जगह चले जाना, तो इसको कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। तो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न दे रखा है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि की जाती थी पहले, उसको किस नाम से जाना जाता है? पामलू, दही, इधर बेवर दे रखा है, दहिया, कोमान। पामलू, बेवर, दहिया या कोमान। तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को विद्यार्थियों बेवर नाम से जाना जाता है। बेवर याद रखिएगा, बेवर नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? गेहूं की है, धान की है, चाय की है या कॉफी की है? तो विद्यार्थियों ये जो है वो ये धान की सभी किस्में हैं। ओस, अमन और बोरो धान की किस्में हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? ऑप्शन आ दे रखा है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, ब में दे रखा है शीत कटिबंधीय, स दे रखा है भूमध्य सागरीय और द दे रखा है अ और ब दोनों। तो गन्ने की फसल के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होती है। तो ऑप्शन अ जो है वो इसका उत्तर आप लिख लेंगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे सर्वाधिक गन्ना जो है कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कहाँ पर सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है? तो वो जो राज्य हमारा वो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न दे रखा है, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है? मतलब किस फसल के लिए 200 पाला रहित दिन चाहिए कम से कम और खिली धूप चाहिए? कौन सी फसल के लिए ज़्यादा जरूरी है? गन्ना, कपास, मूंगफली और चुकंदर। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों कपास। 200 से 210 दिन लगभग कपास के लिए चाहिए पाला रहित, वो भी और खिली धूप कपास के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीला सोना किस फसल को कहा गया है? गेहूं, सोयाबीन, चना या फिर मक्का? तो विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीला सोना किसको कहा जाता है? सोयाबीन जो है वो पीला सोना कहलाती है। पीला सोना सोयाबीन को कहा जाता है। अब इसका उत्तर लिख लेंगे, पीला सोना। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की कौन सी फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज या कपास? तो विद्यार्थियों चावल जो है वो खरीफ की फसल है, मोटे अनाज भी और कपास भी खरीफ की फसल है। यहाँ पर जो चना जो है वो रबी की फसल है, रबी की फसल चना है इनमें से, यहाँ पर हम चना लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान दे रखा है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को खाली स्थान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको दीपा कहा जाता है विद्यार्थियों, दीपा नाम से इसको जाना जाता है। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य खाली स्थान है। सर्वाधिक मूंगफली जो है भारत में गुजरात राज्य में उत्पादित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपास, जूट और सन या कह सकते हैं पटसन खाली स्थान फसलों के नाम है। कपास, जूट और ये सन जो है वो किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये जो है वो रेशेदार फसलें, इसमें से रेशे धागे निकलते हैं, तो ये रेशेदार फसलों के नाम है। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। साथियों रबड़ जो है वो सर्वाधिक जो है जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर भारत का दक्षिणी क्षेत्र आता है और वहाँ पर केरल राज्य में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो इस खाली स्थान में हम लिखेंगे केरल। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। भारत में काफ़ी की खाली स्थान प्रमुख किस्म है। काफ़ी की सबसे अच्छी जो किस्म है भारत में वो पाई जाती है, वो उसका नाम है अरेबिका। अरेबिका प्रजाति की जो काफ़ी है वो बहुत ही प्रमुख होती है, विदेशों में भी उसकी काफ़ी मांग है, अरेबिका किस्म की काफ़ी। अगला खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान
गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऐसा एक राज्य है जो गेहूं का सबसे ज़्यादा, एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने वाला राज्य है वो पंजाब है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं प्रति हेक्टेयर में उत्पादित करते हैं किसान। अगला प्रश्न दे रखा है, ग्राम स्वराज की अवधारणा खालिस्तान की देन है। तो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो काफ़ी पहले समय से महात्मा गांधी जी की देन है। महात्मा गांधी ने ये शुरू की थी ग्राम स्वराज योजना। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है। अगला रिक्त स्थान, खालिस्तान बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। खालिस्तान बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर इंजीनियरी लिखेंगे, इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है इंजीनियरिंग। फल व फूलों की कृषि खालिस्तान कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है, फल और फूलों की कृषि जो है वो कौन सी फसल कहलाती है। तो इसको विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, बागवानी फसल के अंतर्गत ये आती है फल और फूलों की खेती। तो यहाँ हम लिखेंगे बागवानी। अब बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी में एक तरफ दे रखा है कपास, चावल, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, चाय, मक्का और रागी। इसमें हमको बताना है कि ये सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, उनका मिलान करना है हमको। तो यहाँ पर देखेंगे हम कपास। तो विद्यार्थियों, कपास जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो कपास सर्वाधिक भारत में महाराष्ट्र राज्य में। तो ये ठीक सामने इसका उत्तर दे रखा है, कपास महाराष्ट्र में ही उत्पादित किया जाता है सर्वाधिक। यहाँ पर महाराष्ट्र लिख लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन दे रखा है चावल। चावल कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो चावल जो है विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। तो चावल के सामने हम यहाँ लिख लेंगे पश्चिम बंगाल। अगला दे रखा है बाजरा। बाजरा की फसल जो है सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो बाजरा जो है राजस्थान क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर दे रखा है गन्ना। गन्ना बहुत महत्वपूर्ण फसल। तो गन्ना जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत के उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक रूप से उत्पादित किया जाता है। अगला दे रखा है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है। सोयाबीन से हम मध्य प्रदेश ऑप्शन को मिला देंगे। मूंगफली दे रखा है, मूंगफली कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। तो मूंगफली जो है वो गुजरात में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब दे रखा है चाय। विद्यार्थियों आपको पता ही होगा, चाय भारत के असम राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। असम में मक्का कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मक्का जो है वो कर्नाटक राज्य में उत्पादन किया जाता है। अब बचा है रागी। तो रागी से हम आंध्र प्रदेश में मिला देंगे, आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक इसका। तो इस प्रकार से आप सभी सही जोड़ियों को ध्यान से समझेंगे, आपको याद भी हो जाएगा किस राज्य में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न जिसमें सत्य और असत्य है। तो विद्यार्थियों यहाँ पहला दे रखा है प्रश्न सत्य असत्य में, जीविका निर्वाह कृषि में सर्वाधिक जीविका निर्वाह कृषि में उत्पादन अधिक होता है। जीविका निर्वाह कृषि में उत्पादन अधिक होता है। तो ये बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीविका निर्वाह कृषि केवल जीविका का निर्वाह करने के लिए की जाती है। तो उसमें उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, केवल जीवन चल जाए उतना होता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है। कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका, इसी के कारण गहन जीविका कृषि हो रही है। तो बिल्कुल सत्य है ये, हम यहाँ पर सत्य लिख लेंगे। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत आती है क्या, ज्वार, बाजरा और रागी। तो बिल्कुल सही जवाब है। ये जो फसल है ज्वार, बाजरा और रागी, ये मोटे अनाज की किस्में हैं जो भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्व प्रमुख राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में जो है वो कपास का महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो अभी हमने देखा है विद्यार्थियों, बिल्कुल सही जवाब है, सत्य है ये भी। रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी रबड़ जो है
भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास भारत का दक्षिणी क्षेत्र आता है, जिसमें केरल राज्य में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है ये। अगले रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। असम देश का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है भारत में। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, तो बिल्कुल सत्य है ये भी। उन्नत कृषि, उन्नत बीजों का उपयोग करके और नई नई कृषि तकनीक प्रणाली को अपना करके शुरू की गई थी हरित क्रांति, जिससे भारत में फसलों का उत्पादन काफ़ी तेज गति से बढ़ा था। इसको हरित क्रांति नाम दिया गया, बिल्कुल सत्य है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले सत्य की ओर। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अभी हमने देखा था बाजरा जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, इसमें रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको तो बिल्कुल सत्य है, इसको रक्तहीन क्रांति भी किया जाता है। बिना कोई रक्त बहाए यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति हुई। भूदान या ग्रामदान आंदोलन सत्य है। अब हम बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला इसमें दे रखा है एक शब्द एक वाक्य के लिए प्रश्न। कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास के पौधे का मूल स्थान जो है वो भारत को माना जाता है। भारत में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया, तो मूल स्थान इसको भारत को माना जाता है। अगला दे रखा है ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि प्रारूप को कहा जाता है। मतलब गर्मी के समय में जो हरे चारे या सब्जियों को जो बोया जाता है हमारे भारत में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जायद फसल कहा जाता है। जायद की फसल, जायद लिखेंगे। विश्व में दालों के उत्पादन और उपयोग में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विश्व में दालों के उत्पादन में जो भारत का स्थान जो है वो प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर। सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं पर दालों का उत्पादन किया जाता है तो वो भारत देश है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम। चाय की खेती किस प्रकार की खेती? तो चाय की खेती जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। पौधा इसका रोपा जाता है। चाय की खेती रोपण कृषि है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा चाय जो है वो असम में उत्पादित की जाती है। अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है? अलसी और सरसों जो है वो किस ऋतु में बोई जाती है? तो विद्यार्थियों ये शीत ऋतु में इसको बोया जाता है, अलसी और सरसों की फसल को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम बताइए, जिससे तेल निकलता है। ऐसी कौन देश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो हमारे देश में मुख्य जो तिलहन फसलें हैं वो है मूंगफली, सरसों और सोयाबीन, इनसे तेल निकलता है। मूंगफली, सरसों और सोयाबीन तिलहनी फसलें हैं। सन 1966-67 में सरकार द्वारा किसानों के हित में किस योजना को शुरू किया गया? तो 66-67 में सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम था हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जो है वो फसलों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था, और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था। तो बहुत बड़ी एक क्रांति आई, जिससे दूध का उत्पादन भी बढ़ा देश में, साथ ही साथ फसलों का उत्पादन भी जो है तेज गति से बढ़ा हरित क्रांति के कारण। नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में की गई। 12 जुलाई सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू हुई? इसको केसीसी भी कहा जाता है, किसानों के लिए ऋण प्रदान करती है बैंक। तो इस योजना को जो है वो 1998 में शुरू किया गया। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम बताइए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है विद्यार्थियों। प्रमुख खाद्य फसल अधिकतर जो है अनेक राज्यों में जो खाने की जो फसल है वो चावल जो है वो खाया जाता है। तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम अगर पूछा जाए तो आपको चावल लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पार्ट जो है वो पूरा होता है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ ज़रा सा भी फायदा मिला हो, तो अपने साथी विद्यार्थियों जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कम पढ़ाई
करते हैं उनको ये सरलता से उपलब्ध, जो कि अच्छी तरीके से हल की गई है। ये लिंक आप उनको ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें। आप अपने समस्त साथियों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आपको इससे सफलता मिलेगी, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चैनल से जुड़े।